ये हमारी वॉइस की आखिरी क्लास रहेगी, इसके बाद वॉइस कंप्लीट हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिनको हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस किए थे। इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक, इसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहाइबिशन, ये सभी चीज़ें होती हैं। जब हमें किसी को ऑर्डर देना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, तो इसका यूज़ किया जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक खास बात होती है कि इसके अंदर इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके भी पैसिव बन जाते हैं। वैसे तो आमतौर पर इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनते, लेकिन इसके अंदर कुछ दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस बन जाते हैं। कि इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस कब बनते हैं, जब वाक्य के अंदर रिक्वेस्ट कर रखी हो, ऑर्डर दे रखा हो, किसी को आदेश देना हो। कमांड भी आदेश होता है। ऑर्डर और कमांड में ये फ़र्क है कि ऑर्डर हम किसी को भी दे सकते हैं, घर में, परिवार में, स्कूल में, ऑफिस में, लेकिन कमांड हमेशा ऑफिशियल होती है। जैसे रक्षा मंत्रालय में सीनियर जूनियर को कमांड देते हैं। एडवाइस, किसी को सलाह देना हो। वार्निंग, किसी को वार्निंग देनी हो कि ऐसा मत करो। प्रोहिबिशन क्या होती है कि किसी को कुछ काम करने से रोकना होता है, प्रोहाइबिशन भी बोल सकते हो। अब इन सभी को याद करने की एक ट्रिक है, ट्रिक से याद रखना। रोका वैप, आर से रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, सी से कमांड, ए से एडवाइस, डब्ल्यू से वार्निंग और पी से प्रोहिबिशन। यानी अगर वाक्य के अंदर ये सभी चीज़ें दे रखी हो और इंट्रांसिटिव वर्ब हो भी, तब भी इसके पैसिव से बन जाते हैं। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है इन सभी चीज़ों का जो ये दे रखे हैं। यानी शुरू में हमें क्या लिखना है पैसिव वॉइस के अंदर, जब वो एक्टिव वॉइस में दे रखा तो शुरू में हमें क्या लिखना है पैसिव वॉइस में, यू आर। अगर वो रिक्वेस्ट कर रखे तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ऑर्डर कर रखा है तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, कमांड दे रखे तो कमांडेड, एडवाइस दे रखे एडवाइज्ड, यहाँ पर ऐसा है एडवाइज्ड, क्योंकि एडवाइस एक नाउन होता है और एडवाइज होती है सलाह देना। एडवाइस का मतलब सलाह होता है और एडवाइज एस ई, सी की जगह एस आ जाएगा। एडवाइज्ड ये वर्ब होती है। एडवाइस सलाह होती है और एडवाइज सलाह देना होता है, एस, सी की जगह एस आ जाएगा, एडवाइज्ड। अगर सजेशन दे रखे तो सजेस्टेड, प्रपोजल देना हो तो प्रपोज्ड, अगर वार्निंग दे रखे तो वार्न्ड, और अगर मना कर रखा है किसी चीज़ से तो प्रोहिबिटेड या फिर फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब मना करना। तो ये वर्ब यूज की जाती हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, जैसे कोई एग्जांपल है गेट आउट, बाहर निकल जाओ, तो वो ऑर्डर दे रखा है बाहर निकल जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, ऐसे कैसे सेम आ जाएगा, टू गेट आउट। अगर डोंट गेट आउट लिखा हो कि बाहर मत जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गेट आउट, तो नॉट टू की जगह नॉट टू आ जाएगा। इंट्रांसिटिव वर्ब हमने पहले पढ़ी थी, तो उसको याद करते हैं एक बार। इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, यानी जो वर्ब्स व्हेन, वेयर, हाउ, कब, क्यों, कैसे, इन सब का रिप्लाई करती है, कहाँ, कब, इन सब का रिप्लाई दे रही हो, तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। यू आर, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, ये सभी यूज करते हैं। जैसे गेट आउट, अभी हमने इसकी बात की थी, गेट आउट, बाहर निकल जाओ। गेट क्या है, एक वर्ब है, तो गेट निकल जाओ। वेयर, कहाँ पर, आउट, यानी गेट का आंसर आउट क्या है, किस क्वेश्चन पर आता है, गेट आउट, बाहर निकल जाओ, तो गेट का मतलब निकल जाओ। तो हम पूछेंगे क्या निकल जाओ, तो क्या का आंसर नहीं है, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, व्हाट या होम का रिप्लाई, क्या और किसे का रिप्लाई, क्या, किसे या फिर किसको का रिप्लाई क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब। इसके अलावा किसी भी दूसरे वर्ड्स का आंसर हो तब इंट्रांसिटिव मानी जाएगी। जैसे गेट, निकल जाओ, आउट, कहाँ पर, आउट, तो कहाँ का आंसर है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है गेट। वैसे तो इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन इंपेरेटिव के अंदर बनता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यू आर। अब जो भी दे रखा है, ऑर्डर दे रखा तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, रिक्वेस्ट कर रखे तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, टू लगा के इसको सेम ऐसे कैसे रख देंगे। अब ऐसा क्यों है कि पैसिव वॉइस में तो शुरू में सब्जेक्ट आता है और जो सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट है ही नहीं है। इसके अंदर क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये यू कहाँ से आ गया। अब देखो, याद करो, जब हमने 5 प्रकार के सेंटेंस किए थे तो हमने ये देखा था, एक हमने एग्जांपल लिया था कि ओपन द डोर।
ओपन द डोर क्यों होता है, क्लोज द विंडो क्यों होता है, कम हेयर क्यों होता है, कम्स हेयर क्यों नहीं होता, केम हेयर क्यों नहीं होता, ओपन द डोर क्यों होता, ओपन्स द डोर क्यों नहीं होता, ओपन द डोर क्यों नहीं होता। क्योंकि एक तो ये मौके पे बोलने वाले सेंटेंस हैं यानी प्रेजेंट में ही, और ऊपर से इसके अंदर एक सब्जेक्ट छुपा होता है यू। ओपन द डोर यानी याद करो, अगर याद ना आए तो शुरू की वीडियो देख लेना, जो भी वीडियो में दे रखी हो। तो ओपन द डोर का मतलब है तुम दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। यानी अगर हमारे सामने कोई है तो हम उसको तभी बोलेंगे, तभी आदेश देंगे। तो जब वो हमारे सामने है तो हमें तुम बोलने की क्या जरूरत है, तो यू गायब कर दिया जाता है। अगर हम किसी की तरफ देख के बोलेंगे ओपन द डोर तो वही दरवाज़ा खोलेगा, यू कहने की जरूरत नहीं क्योंकि हम उससे बात कर ही रहे हैं। तो यू गायब कर दिया जाता है, ओपन द डोर। तो यहाँ पर क्या छुपा होता है, यू। गेट आउट बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाने का मतलब यू गेट आउट। तो यू सेम आ गया, देखिए यहीं से आया। अब यू के साथ आर कैसे आया, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब आएगी, इज एम आर में से आर आ गई। अभी आर क्यों आया, वर्ब भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि गेट आउट ये मौके पर बोलने वाले सेंटेंस है। बाहर निकल जाओ मौके पर बोल सकते हैं प्रेजेंट में ही, और प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए पहली, तो फर्स्ट फॉर्म तो आर है, वर्ब कैसे है, वर्ब तो सेकंड फॉर्म है बी की। तो यू आर ऑर्डर्ड, थर्ड फॉर्म किसकी है, ऑर्डर्ड यानी वर्ब की। तुम्हें आदेश दिया जाता है टू गेट आउट बाहर निकलने का, या फिर बाहर निकलने के लिए। गेट आउट बाहर निकलो, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है बाहर निकलने के लिए या फिर बाहर निकलने का। आगे देखो स्टैंडर्डीज, जब हम प्रेयर में बोलते हैं अटेंशन सावधान, स्टैंडर्डीज विश्राम, तो ये वही है। स्टैंड एट इज यानी स्टैंडर्डीज का मतलब विश्राम अवस्था में खड़े हो जाओ, स्टैंड खड़े हो जाओ, हाउ कैसे, ये कैसे का रिप्लाई है, ये व्हाट का रिप्लाई, स्टैंड खड़े हो जाओ, क्या खड़े हो जाओ, विश्राम में नहीं, क्या का रिप्लाई नहीं, ये है कैसे, कैसे खड़े होना। स्टैंड हाउ, हाउ का रिप्लाई है, व्हाट है होम का रिप्लाई नहीं है, तो ये इंटरेस्टिव वर्ब हुई स्टैंडर्डाइज। अब ये ऑर्डर दिया गया किसी को, कमांड की, कमांड करते हैं जैसे फौजी होते हैं रक्षा मंत्रालय में, तो वहाँ पर जूनियर को सीनियर क्या करते हैं, कमांड देते हैं। तो यू आर कमांडेड, यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये कमांड होती हैं, यानी किसी रूल के मुताबिक ऑर्डर देना उसको कमांड बोलते हैं। अब पीछे मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, ये सभी कमांड होती है। विश्राम सावधान ये कमांड होती है। यू आर कमांडेड, थर्ड फॉर्म आई यू आर वहीं से। स्टैंडर्डीज का मतलब यू स्टैंडर्डीज, तो यू ऐसे ही आया, यू के साथ आर, और कमांड की थर्ड फॉर्म कमांडेड। टू लगा के सेम सेंटेंस लिखना, जैसे टू लगा के ऊपर वाला सेंटेंस हमने सेम लिख दिया था, टू गेट आउट, तो ये भी टू है स्टैंडर्डीज। तुम्हें कमांड दी जाती है या फिर तुम्हें आदेश दिया जाता है विश्राम अवस्था में खड़े होने का। गो जाओ, अब जाओ ये किसका आंसर है, गो के बाद जाना तो कहाँ का आंसर है, गो वेयर। अब यहाँ लिखा तो है नहीं कि कहाँ जाना है, गो आउटसाइड, इनसाइड, लेकिन जो भी आंसर इसके बाद हम लिखते तो होता तो रिप्लाई किसका, वेयर का ही। तो हमें क्वेश्चन तो वर्ब से करना है, गो जाओ कहाँ, कहाँ वेयर का रिप्लाई है, तो इंटरेस्टिव वर्ब है, तो इंटरेस्टिव वर्ब के जो पैसे वैसे बनते हैं यू आर से स्टार्ट करने में। यू आर, अब ये जाने का आदेश दिया गया, यू आर ऑर्डर्ड। अब ये कमांड नहीं है क्योंकि ऑर्डर तो कहीं भी दे सकते हैं, तो जाने का ऑर्डर तो कहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है रक्षा मंत्रालय में हो या फिर ऑफिशियल ही हो या फिर सेना में ही हो, जाने का देश तो घर में भी दे सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू गो, डोंट गो या फिर डू नॉट गो, मत जाओ तो इसकी ये भी, जाओ कहाँ, मत जाओ कहाँ नहीं जाना है, तो ये भी वेयर कर रिप्लाई है। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो, ये देखो अगर पॉजिटिव सेंटेंस था तो टू लगाएंगे हम, और नेगेटिव है तो नॉट टू लगा देंगे, तो ये वही है सेम। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता ना जाने का। काइंडली स्पीक क्लियरली, कृपया स्पष्ट बोलिए। अब काइंडली है कृपया बोलते हैं तो रिक्वेस्ट है, काइंडली लिखा हो, प्लीज लिखा हो तो वो रिक्वेस्ट ही होता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक क्लियरली, अभी काइंडली कहाँ चलेगा, काइंडली का मतलब ही रिक्वेस्ट करना होता है, कृपया, तो कृपया किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्ट के अंदर, और टू स्पीक क्लियरली सेम ऐसे कैसे। अब देखो लेट का यूज करके भी हम ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। और अगर रिक्वेस्ट कर रखी हो, एडवाइस कर रखी हो, तो उनको ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट या फिर शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी चेंज किया जा सकता है। जैसे अब यहाँ पर लेट क्या है, लेट एक वर्ब है, लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट जैसे पुट होता है, कट होता है, तो लेट की तीनों सेम, और ये अपने आप में क्या है, बेस फॉर्म होती है। और लेट का मतलब होता है चलो ऐसा होने दो, जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो,
लेट अस गो, चलो चलें, या फिर हमें जाने दो। तो ऑर्डर वालों को जैसे यू आर से भी बनाया जा सकता है, रिक्वेस्ट वालों को यू आर से, और लेट से भी ज़्यादातर किसे लेट से ही बने होते हैं ये सेंटेंस। अब देखो एग्जांपल, शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो, शट द विंडो खिड़की बंद कर दो। अब ये ऑर्डर है, अब कैसे पता चले, ये रिक्वेस्ट भी तो हो सकती है कि खिड़की प्लीज खिड़की बंद कर, तो प्लीज लगा होना चाहिए, काइंडली लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा तो हम उसको ऑर्डर मानेंगे, अगर लगाओ तो हम रिक्वेस्ट मानेंगे। रिक्वेस्ट दिखाने के लिए हमें कोई ना कोई शब्द चाहिए होता है उसमें, ठीक है, वरना उसे ऑर्डर मानेंगे हम। शट द विंडो ऑर्डर है ये, ठीक है। शट ये भी देखो, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव है। शट बंद करो, व्हाट क्या बंद करना है, तो व्हाट का आंसर है विंडो, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हुई। व्हाट ए होम का रिप्लाई होता है ट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है शट, इसका ऑब्जेक्ट द विंडो, तो इसको तो आगे ले जा सकते हैं, बस इंट्रांसिटिव में नहीं ले जा सकते। अब देखो शट व्हाट क्या बंद करना है विंडो, तो लेट से हमें अभी ऊपर स्ट्रक्चर देखा तो लेट से शुरू करेंगे लेट। अब लेट ऐसे कैसे, तो विंडो आगे आएगा। अब शट क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है। अब देखो हमने पहले बात की थी, वर्ब की बेस फॉर्म पहले नंबर पर कभी नहीं आती, वो हमेशा दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में शुरू में ही क्या होती है, वो बेस फॉर्म होती है, हम उसको फर्स्ट नहीं मान सकते। अब देखो बोलेंगे कि ये कैसे चेंज हो गया। अब ये जो शट है ना, शट या फिर ओपन द विंडो, अगर हम उसको फर्स्ट फॉर्म मानेंगे ओपन को, ओपन द विंडो, तो ओपन अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ओपन्स भी फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर तो वहाँ ओपन्स भी आना चाहिए, ओपन्स द विंडो, लेकिन वो तो कभी आता ही नहीं, तो शट द विंडो ही बोलते हैं हम, ओपन द डोर बोलते हैं, कम हेयर बोलते हैं, कम्स हेयर नहीं बोलते। अगर हम इसको फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, इंपेरेटिव के अंदर शुरू में ही बेस फॉर्म होती है, बाकी हर एक सेंटेंस के अंदर दूसरे नंबर में बेस फॉर्म होती है, और इंपेरेटिव में पहली वर्ब ही बेस फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई चांस नहीं होता कि हम यहाँ पर क्या लगा दें, एस लगा दें। तो शट क्या है, अपने आप में वर्ब की बेस फॉर्म है। तो लेट द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बन के आगे आके, यानी ध्यान रखना जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्ट बनता है, लेकिन वो वर्ब क्या होनी चाहिए, ट्रांसिटिव होनी चाहिए, व्हाट ए होम का रिप्लाई हो, तो तभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, नहीं तो ऊपर वाले की तरह पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करके लिखना पड़ेगा। शट द विंडो लेट, अब ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट लेट द विंडो। अब शट है वर्ब की बेस फॉर्म है, तो बी की बेस फॉर्म बी है और शट की थर्ड फॉर्म शट, शट शट शट, तीनों फॉर्म इसकी सेम होती हैं। या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं हम, ऑर्डर वाली, जैसे ऊपर किया था, यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर दिया जाता है टू शट द विंडो, विंडो को शट करने का। शट द विंडो का मतलब यू शट द विंडो, हमने बात की थी, यहाँ पर यू छुपा होता है। ओपन द डोर, ऑर्डर दिया गया, ओपन व्हाट क्या खोलना है, द डोर, तो ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है, तो यही ये बेस फॉर्म होती है। देखो ओपन बेस फॉर्म है, तो लेट द डोर भी ओपन कैसे आया, लेट हमने आगे लगा दिया। ध्यान रखना, लेट जब ऑर्डर हो, कमांड हो, तभी लेट वाले सेंटेंस का यूज करते हैं, लेट वाले से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो लेट द डोर आगे आ गया, और ये बेस फॉर्म अपने आप में, तो बी की बेस फॉर्म बी और इसी की थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है, दरवाजा खुलने दो, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, लेट द डोर बी ओपन दरवाजा खुलने दो, क्योंकि लेट का मतलब होता है ऐसा होने दो। यहाँ पर यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ठीक है, ओपन का मतलब यू ओपन, यहाँ पर यू चुप होता है। हेल्प मी, देखो ये रिक्वेस्ट है, अब यहाँ पर प्लीज नहीं लिखा हुआ, काइंडली नहीं लिखा हुआ, फिर भी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हेल्प कभी भी ऑर्डर दे के नहीं मांगी जाती, वो हमेशा ही रिक्वेस्ट में मांगी जाती है रिक्वेस्ट। अब हम किसी से ऑर्डर दे के हेल्प मांगे तो कोई हेल्प नहीं करेगा, तो अगर प्लीज़ हेल्प मी ये भी नहीं इसमें लिखा होगा, तो सिर्फ हेल्प में लिखा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो रिक्वेस्ट ही है। हेल्प मी, हेल्प सहायता करो, किसकी या फिर किसे सहायता देनी है, तो मी, तो व्हाट ए होम का रिप्लाई, ट्रांसिटिव वर्ब है ये, हेल्प ट्रांसिटिव है, तो ये जो इसका ऑब्जेक्ट है तो आगे सब्जेक्ट बनेगा क्या। अब देखो आगे सब्जेक्ट बनने वाला तो ये इधर हो गया, आई बन गया आई, लेकिन इसको हेल्प, अब देखो ऑर्डर कमांड वाले हम लेट से शुरू करते हैं, ठीक है, या फिर यू आर ऑर्डर्ड से, लेकिन ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट और एडवाइस हमें शुड भी करके भी इसको चेंज किया जा सकता है, जैसे हमने ऊपर किया था। ये देखो लेट वाले ऑर्डर और कमांड हो तो लेट से भी शुरू किया जा सकता है, और जब रिक्वेस्ट और एडवाइस यानी रिक्वेस्ट किसी से रिक्वेस्ट करनी, विनती करनी या फिर सलाह देनी है, तो ऑब्जेक्ट शुड बी, यानी ऑब्जेक्ट जो पीछे दे रखा था ये है तो सब्जेक्ट ही, ये ऑब्जेक्ट लिखो है तो सब्जेक्ट है,
लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट उसमें दे रखा था वो सब्जेक्ट बना के, यानी ऑब्जेक्ट वाला ही सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद शुड या फिर नेगेटिव वाला तो शुड नॉट, बी क्योंकि बेस फॉर्म होती है वो, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ यहीं पे, आई शुड बी हेल्प्ड, देखो मी आई बन गया और शुड ऐसे ही आगे रिक्वेस्ट की वजह से शुड, और बी कैसे है तो हेल्प बेस फॉर्म है तो बी की बेस फॉर्म बी और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। आई शुड बी हेल्प्ड, रिक्वेस्ट करनी है कि कृपया मेरी हेल्प कीजिए, मेरी हेल्प की जानी चाहिए, आई शुड बी हेल्प्ड। यानी रिक्वेस्ट में हम ऐसे ही बोलते हैं कि आप मेरी हेल्प करो, यानी मेरी तो हेल्प करनी ही है, मेरी हेल्प आपके द्वारा की जानी चाहिए, यानी मेरी हेल्प तो आज की जानी चाहिए। तो रिक्वेस्ट में ऐसा ही है। तो यू आर रिक्वेस्टेड ऐसे बोल सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया तो टू लगा के सेम सेंटेंस आ जाएगा, टू हेल्प मी। प्लीज़ गिव मी अ बुक, अब देखो अगर ये प्लीज़ नहीं तो ये ऑर्डर भी मानते हैं, गिव मी बुक ऑर्डर है, लेकिन प्लीज़ लिखने की वजह से रिक्वेस्ट है, ठीक है। गिव मी ए बुक, गिव के बाद मी दे रखा है, गिव इनको दो, ये होम का रिप्लाई ये किसको देना है, बुक किसको देनी है, मी को यानी आई को। तो आई इसको आगे ले जाके बना सकते हैं हम, आई शुड बी गिवन। अब यहाँ पर प्लीज़ किस में रिक्वेस्ट में चेंज हो गया था, लेकिन जब शुड से यूज करते हैं ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये प्लीज़ गायब हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। पैसिव वॉइस के अंदर प्लीज़ काइंडली नहीं लिखे जाते, या तो वो शुड में चेंज हो जाते हैं या फिर रिक्वेस्टेड में। तो आई शुड और शुड के बाद बेस फॉर्म बी प्लस बेस फॉर्म, बी गिव अपने आप में वर्ब की बेस फॉर्म है तो बी की बेस फॉर्म बी और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ये बुक ऐसे कैसे आ जाएगा। कीप द डॉक्यूमेंट्स विद यू, अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, कीप रखो, व्हाट क्या रखो, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव वर्ब है तो डॉक्यूमेंट आगे आ गया। द डॉक्यूमेंट्स शुड कैसे आ गया, क्योंकि ये एडवाइस दे रखी है, सलाह दे रखी है कि आपको सलाह दी जाती है कि अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखो। एडवाइस और रिक्वेस्ट में शुड का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट है जो वो सब्जेक्ट बनेगा के। तो शुड कीप बेस फॉर्म है तो बी की बेस फॉर्म बी और कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट विद यू, ऐसे कैसे। कीप द डॉक्यूमेंट्स विद यू, अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास रखे जाने चाहिए। कीप द प्रोमिस, वादा निभाओ, तो ये भी एडवाइस दे सलाह दी गई है। द प्रोमिस शुड और बी प्लस केप्ट, कीप वर्ब की बेस फॉर्म थी तो बी की बेस बी हो गया और केप्ट इसकी थर्ड फॉर्म। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, तो ये भी सलाह दी गई है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, सलाह देते हैं। तो वेस्ट तो वर्ब है, इसके बाद क्या है ये योर टाइम, यानी डोंट वेस्ट मत करो। व्हाट का रिप्लाई, क्या वेस्ट मत करो, ऊपर भी व्हाट का रिप्लाई था ये। कीप निभाओ, निभाना है रखना तो द प्रोमिस, ये भी व्हाट का रिप्लाई था। डोंट वेस्ट, क्या वेस्ट ना करो, व्हाट का रिप्लाई योर टाइम, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है वेस्ट, तो योर टाइम आगे आ गया। और एडवाइस है तो शुड का यूज करते शुड। अब ये डोंट नोट में ये चेंज हो जाएगा, डोंट किस में, नोट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डू की फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हम। तो क्या हो जाएगा बी, क्योंकि वेस्ट बेस फॉर्म है तो बी की बेस फॉर्म बी और वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड। योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, अपना टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। नेवर डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब है, बेस फॉर्म है ये डिस्टर्ब है। नेवर डिस्टर्ब एनीवन, किसी को भी डिस्टर्ब मत करो। नेवर डिस्टर्ब मत करो किसको, तो होम का रिप्लाई है तो ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है। अब देखो एनीवन, नेवर प्लस एनीवन, नेवर प्लस एनीवन नो वन में चेंज हो जाता है। इसका देखो ये शुरू का एन ले लिया और लास्ट के ओ एन ई ले लिए तो नो वन, ठीक है, नो वन में चेंज हो जाएगा कि कोई भी। नेवर और एनीवन तो हम आगे लिख नहीं सकते क्योंकि नोट भी तो उसके साथ लगाना है, तो नो वन। अब ये एडवाइस है तो शुड लगा दिया और डिस्टर्ब बेस फॉर्म है, ठीक है। अब देखो जो ये एवर है, जब नेवर के अंदर एन तो इसके साथ लगा दिया वन के साथ, लेकिन एवर तो बच गया था। तो नो वन शुड एवर, बी से पहले एवर लगेगा, ठीक है। नो शुड एवर बी डिस्टर्ब, कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। डोंट मेक ए नॉइस, डोंट मेक मत करो, क्या ना मत करो, व्हाट का रिप्लाई है नॉइस। तो ये ऑर्डर दिया गया है कि ऐसा मत करो, तो ऑर्डर वाले किस में होते हैं लेट लगा के, लेट ए नॉइस, ठीक है, ये ट्रांसिटिव वर्ब था मेक।
तो ये ट्रांसिटिव वर्ब थी मेक, तो इस करके ये ऑब्जेक्ट आगे आएगा। लेट ए नॉइज, अब डोंट नॉट में चेंज हो गया, मेक बेस फॉर्म है तो बी की बेस फॉर्म बी, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड, मेक मेड मेड। डोंट मेक ए नॉइज, आवाज मत करो, अब लेट ए नॉइज नॉट बी मेड, आवाज नहीं की जानी चाहिए। अब आगे देखो सजेशन और प्रपोजल के अंतर, यानी सुझाव दे रखा हो, प्रस्ताव, सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना कोई, और प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव देना। इनके एक्टिव वॉइस में ही लेट दिया गया था, यानी सजेशन प्रपोजल की पहचान क्या है, इनके ऊपर तो हम पैसिव वॉइस में लेट का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर शुरू में ही लेट दे रखा होता है, एक्टिव वॉइस के अंदर ही, एक्टिव वॉइस के अंदर ही लेट दे रखा होता है। तो वो सेम ऐसे कैसे हम नीचे उतारना होता है, क्योंकि हम लेट की पैसिव वॉइस में जरूरत होती है, अगर वो एक्टिव में नहीं है तो तब भी हम पीछे लगा रहे थे लेट, लेकिन अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो ऐसे कैसे हम कॉपी कर देंगे, या फिर थोड़ा चेंज करके लिख देंगे। अब चेंज करना कैसे है वो भी पता चलेगा। लेट अस सोल्व द प्रॉब्लम, चलो प्रॉब्लम को सोल्व करें, ठीक है। लेट का मतलब होता है ऐसा होने दो, या फिर कुछ ऐसा कुछ करें, तो सजेशन सुझाव है तो लेट। अब देखो लेट अस सोल्व, सोल्व करें व्हाट, क्या सोल्व करना था, द प्रॉब्लम, तो ट्रांसिटिव वर्ब है सोल्व, तो लेट का लेट। अब ये अश क्या है, लेट के बाद वाली, ये तो बाद में बाई करके अस बाद में लगेगा। अब देखो ये सब्जेक्टिव केस में क्यों नहीं है, क्योंकि लेट अपने आप में एक वर्ब है, हमने शुरू में लिखी थी कि वर्ब अपने आप, लेट क्या है, हमने शुरू में लिखी थी कि लेट वर्ब है और वर्ब की बेस फॉर्म है, और इसका मतलब होता है होने दो। तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस होंगे, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं, सोल के बाद भी ऑब्जेक्ट है और लेट के बाद भी ऑब्जेक्ट है, तो लेट का लेट है। और ये देखो द प्रॉब्लम आगे आ जाएगी, लेट द प्रॉब्लम। अब जो अस है बाई लगा के बाद में चला जाएगा। सोल क्या है वर्ब की बेस फॉर्म, तो बी की बेस फॉर्म बी है और सोल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। लेट अस सोल्व द प्रॉब्लम, चलो प्रॉब्लम को सोल्व करें। लेट द प्रॉब्लम बी सोल्व बाय अस, चलो हमारे द्वारा प्रॉब्लम सोल्व की जाए। लेट द म्यूजिक प्ले, म्यूजिक बजने दो, ये भी सजेशन है, म्यूजिक को बजने दो। और ये व्हाट का रिप्लाई है, लेट अस लेट द म्यूजिक प्ले, क्या बजना चाहिए, म्यूजिक। अब यू आर सजेस्टेड, अब यहाँ पर सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड, सजेस्टेड आ गया, या फिर प्रपोज, यू आर प्रपोज, या ऐसा सुझाव, ये सलाह भी तो हो सकता है कि तुम म्यूजिक बजाओ भाई, म्यूजिक को बजने दो। तो यू आर सजेस्टेड या यू आर प्रपोज्ड, टू लगा के ऐसे कैसे। लेट रवि गो, सजेशन दिया गया कि ऐसा होने दो, तो यू आर सजेस्टेड टू लेट रवि गो, ऐसे कैसे, जैसे ऊपर वाला हमने किया, तो लेट लगा के टू लगा के सेम सेंटेंस लिख देता, टू लेट रवि गो, रवि यू आर सजेस्टेड, तुम्हें सुझाव दिया जाता है कि रवि को जाने दो। डोंट टच द वायर्स, तारों को टच मत करो। अब यहाँ पर क्या है, मना किया गया, प्रोहिबिशन या प्रोहाइबिशन, मना किया गया है, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कुछ ना करने का आदेश, तो डोंट टच द वायर्स। अब यहाँ पर प्रोहिबिशन है तो यू आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट की सेकंड फॉर्म होती है प्रोहिबिटेड, और थर्ड भी प्रोहिबिटेड होती है, तो यू आर प्रोहिबिटेड टू टच द वायर्स, कि तुम्हें वह। अब ये देखो, ये मत समझना कि डोंट लिखा तो नोट क्यों नहीं आया। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। अब देखो, तुम्हें मना किया जाता है, तारों को टच करने से मना किया जाता है, या फिर तारों को टच न करने से मना किया जाता है, तारों को टच करने से मना किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा ऐसे समझो, जैसे डॉक्टर ने मुझे सिगरेट न पीने को मना किया है। सिगरेट न पीने को मना करने का मतलब क्या है, कि जो तुम सिगरेट नहीं पीते वो पीना शुरू कर दे, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। या फिर डॉक्टर ने मुझे सिगरेट पीने को मना किया है, यानी सिगरेट पीते हो जो उसको मना किया है कि ऐसा मत करो, या सिगरेट न पीते हो उसके लिए मना किया है। तो प्रोहिबिट अपने आप में क्या है, प्रोहिबिट अपने आप में नेगेटिव शब्द है, तो अगर ये नेगेटिव आ गया तो दोबारा से अगर नोट लगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मैथ की तरह। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ऐसा करो वो काम। तो यू आर प्रोहिबिटेड टू टच द वायर्स, तुम्हें वायर टच करने से मना किया है। डोंट ईट चॉकलेट्स, चॉकलेट मत खाओ, ऑर्डर दिया गया है बच्चे को कि तुम ऐसा मत करो, तो यू आर ऑर्डर्ड। अब नॉट टू ईट चॉकलेट, चॉकलेट न खाने का ऑर्डर दिया है। या फिर यू आर फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब भी मना करना होता है, यू आर फॉरबिडन, तुम्हें मना किया जाता है टू ईट चॉकलेट्स, चॉकलेट खाने से मना किया है, न कि चॉकलेट न खाने से मना किया है। तो ऑर्डर तो न खाने का ऑर्डर किया है,
ठीक है, चॉकलेट न खाने का ऑर्डर दिया गया है और मना चॉकलेट खाने से किया गया है, तो यू आर फॉरबिडन, फॉरबिडन अपने में नेगेटिव शब्द है तो पॉजिटिव वर्ब आएगी, न कि नॉट वाली, तो नॉट यहाँ पर नहीं आएगा। र्यूड सेंटेंस, अब इसके बाद देखो र्यूड सेंटेंस क्या होते हैं। इसको बोलते हैं रूड, रूड का मतलब होता है रूखे, रूखा, सख्त। अब सख्त सेंटेंस कौन से होते हैं? र्यूड सेंटेंसेज आर इल मैनर्ड सेंटेंसेज। ये इल मैनर्ड मतलब थोड़ा दूसरे टाइप के जो इल फीलिंग वाले, ठीक है, इल मैनर्ड का मतलब उनकी बनावट सही नहीं होती। मीन्स इसका मतलब है द सेंटेंसेज डज, ये है द सेंटेंस डज हैव इट्स मीनिंग। ये कहते हैं कि इन सेंटेंस का मीनिंग तो होता है बट द मैनर ऑफ कन्वेइंग दिस मीनिंग इज डिसअपॉइंटिंग। देखो र्यूड सेंटेंस इल मैनर्ड सेंटेंस होते हैं, मतलब थोड़े दूसरे विचित्र प्रकार से इनको लिख रखा होता है, लेकिन क्या होता है ये सेंटेंस इनका मीनिंग तो होता है लेकिन उसके मीनिंग को शो करने का ढंग है वो डिसअपॉइंटिंग होता है, डिसअपॉइंटिंग निराशाजनक होता है। कैसे? जैसे रोज स्मेल्स स्वीट। देखो गुलाब, स्मेल का मतलब होता है सूंघना, स्मेल का मतलब सूंघना, यहाँ पर वर्ब है। स्मेल का मतलब खुशबू भी होती है, नाउन भी होता है स्मेल, लेकिन यहाँ पर वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आते हैं। अब वर्ब का मतलब होता है, अब स्मेल का मतलब होता है सूंघना, तो इसका मतलब क्या? रोज यानी गुलाब स्मेल्स स्वीट, यानी स्वीट का मतलब मीठी, तो गुलाब मीठी खुशबू सूंघते हैं। क्या गुलाब सूंघते हैं या फिर कोई और सूंघता है इनको? यानी वो ये कहना चाहता है कि गुलाब को जब सूंघा जाता है तब वो मीठी खुशबू देते हैं, न कि रोज। या भी सब्जेक्ट का मतलब क्या था? सब्जेक्ट का मतलब करता होता है, यानी ठीक है। हमने एक्टिव पैसिव जब पहली क्लास देखी थी, पहली क्लास जब की थी तो उसमें बोला था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है कि जो वर्ब केंद्र होते हैं वो काम है, जो एक्टिव वॉइस के अंदर वो सब्जेक्ट ही करता है। तो स्मेल का मतलब सूंघना, तो सूंघने काम रोज ही कर रहा है, ठीक है। इस करके इनको बोलते हैं इल मैनर्ड सेंटेंस है, मतलब ये काम कर तो कोई और रहा है लेकिन लिखे गए उल्टे प्रकार से, डिसअपॉइंटिंग मैनर में इसको लिखा गया है। लेकिन लिखे ऐसे ही जाते हैं एक्टिव वॉइस में, रोज स्मेल्स स्वीट। मतलब अब स्मेल्स क्यों आया? क्योंकि रोज एक गुलाब की बात है तो सिंगुलर वर्ब आएगी स्मेल, स्मेल्स। तो गुलाब खुशबू सूंघते नहीं है, गुलाब मीठी खुशबू देते हैं सूंघने पर, ऐसा बोलता है। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बोलते हैं? रोज इज स्वीट, रोज यानी गुलाब मीठे होते हैं। व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको, यहाँ पर टेस्टेड नहीं है, व्हेन इट इज स्मेल्ट आएगा, यहाँ पर गलती से लिखा गया स्मेल्ट, जब इनको सूंघा जाता है। रोज इज स्वीट, इसका मतलब है या फिर होता है। गुलाब मीठा होता है जब इसको सूंघा जाता है, व्हेन इट इज स्मेल्ट, जब इसको सूंघा जाता है। यानी इसको ऐसे पैसिव वॉइस में ज़्यादा समझ में आते हैं, एक्टिव वॉइस में इल मैनर्ड होते हैं। द पिलो टच इज सॉफ्ट, पिलो का मतलब तकिया, टच का मतलब है टच करना, स्पर्श करना, सॉफ्ट का मतलब मुलायम। यानी जो तकिए होते हैं वो मुलायमता को टच करते हैं नहीं, यानी उनको टच करने पर तकिए क्या लगते हैं? मुलायम लगते हैं। द पिलो इज सॉफ्ट, यहाँ पर इज लगाना होता है हमें, बीच में इज या फिर वॉज, यानी बी की फॉर्म लगानी होती है, इज एम आर वॉज वर, ठीक है। अब पिलो इज सॉफ्ट यानी तकिए सॉफ्ट होते हैं। व्हेन, जब, व्हेन लगाना बहुत जरूरी होता है इसमें, व्हेन जब, इट वॉज टचड या फिर इट इज टचड। अब इसमें से कौन सा आएगा? क्योंकि वॉज भी आ सकता है, इज भी आ सकता है। ऊपर देखो टच इज क्या है, कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना कि सेकंड फॉर्म वॉज। इसको काट देंगे हम। द पिलो सॉफ्ट व्हेन इट इज टचड, जब इसको टच किया जाता है, ठीक है। यानी तकिया सॉफ्ट होता है जब इसको टच किया जाता है। अब देखो जो हमने ये र्यूड सेंटेंस किया है इसके बारे में कुछ लिखा है, ये सभी वाक्य लिखे तो एक्टिव वॉइस में गए हैं, लेकिन इनका असली मीनिंग यानी असली अर्थ है जो पैसिव वॉइस में निकल कर आता है। जैसे देखा था हमने, रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब खुद नहीं सूंघते, लेकिन पैसिव वॉइस में लिखा था कि रोज मीठे खुशबू देते हैं जब इनको सूंघा जाता है। तो पैसिव वॉइस में असली अर्थ निकल के आया, क्योंकि इन सभी में सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, ठीक है। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव, निर्जीव सब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे, ठीक है। रोज, पिलो, रोज यानी तकिया, और ये रोज गुलाब है, ये निर्जीव होते हैं, ठीक है। ये रोज हो सकता है सजीव हो साइंस के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से, लेकिन वो सूंघने का काम वो खुद नहीं करता, नहीं सूंघने का काम खुद थोड़ी करेगा, तो लिविंग चीज करेगी, और ये चाहकर भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तकिया खुद अपने आप को टच महसूस नहीं कर सकता, और गुलाब अपने आप को सूंघ नहीं सकता, इसलिए चाहकर भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, सूंघना, ठीक है, और सॉफ्ट लगना। क्योंकि इन वाक्यों में
काम करने वाला डूअर कोई और होता है, यानी कोई ना कोई इंसान होता है, ठीक है। तकिए को टच इंसान करेगा या फिर जानवर करेगा, ठीक है। तो और सूंघने काम भी इंसान करेगा, ठीक है। इस करके ये इनका मीनिंग असली पैसिव वॉइस में निकल के आता है। और सेंटेंस देखते हैं। द वाइन टेस्ट बिटर, यानी शराब कड़वाहट को टेस्ट करती है, नहीं, शराब कड़वी लगती है जब इसको टेस्ट किया जाता था। द वाइन इज, वॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि टेस्ट एस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज फर्स्ट फॉर्म है। तो वाइन्स होता तो आर आ जाता, लेकिन ये वाइन है तो इज आएगा फर्स्ट फॉर्म वाली। ऊपर फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म में ही इज। द वाइन इज बिटर, शराब कड़वी होती है। व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाता है। अब ये देखो पैसिव वॉइस है इज, जब हमने जितने भी सेंटेंस हमने ऊपर किए सभी पैसिव वॉइस वाले हैं। ये भी रीड सेंटेंस, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, तो इज बेस बी की फॉर्म है और टेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर है। ये ध्यान रखना कि सभी पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो द बॉक्स वेड हैवी, बॉक्स ने खुद को तोला कि वो भारी है, नहीं। द बॉक्स वॉज हैवी, बॉक्स हैवी था व्हेन इट वॉज वेट, जब इसको वेट किया गया, यानी इसको जब तोला गया। वे, ठीक है, वे का मतलब होता है तोलना, और वेड का मतलब सेकंड फॉर्म होती है इसकी। द बॉक्स वॉज क्यों आया, क्योंकि वेड अपने में सेकंड फॉर्म है। थर्ड होती अगर तो यहाँ पर हैज हैव हैड लिखा होता, तो वेड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या है, बी की वॉज। द बॉक्स वॉज हैवी, ठीक है, बॉक्स हैवी था व्हेन, जब इसको तोला गया था, तो अब यहाँ पर वॉज आया, ठीक है। तो पास्ट में रखना इसको, क्योंकि पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, हमने पहले बात भी की थी। क्विनाइन टेस्ट्स बिटर, यानी क्विनाइन की जो गोली होती हैं वो कड़वी होती है, अपने आप को टेस्ट करती है, नहीं। क्विनाइन यानी क्विनाइन जिसको बोलते हैं, क्विनाइन इज बिटर, ठीक है, क्विनाइन इज बिटर, कड़वी होती है क्विनाइन व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाता है। पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, यानी एग्जाम्स के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पैसिव वॉइस दे दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, और ये ढूंढना होता है कि उसका एक्टिव वॉइस बताओ कौन सा था। तो उसको भी हम उल्टे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। द डियर्स आर किल्ड बाय द लायन, अब कैसे पता चला कि पैसिव वॉइस है, देखो बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी ये बात ध्यान रखा, जो सेकंड फॉर्म जैसे दिख रही है तो उस थर्ड फॉर्म इसको बनाने के लिए तो हैव की कोई ना कोई फॉर्म होनी चाहिए, हैज हैव हैड, या फिर बी की कोई ना कोई फॉर्म मिलेगी, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन, कोई भी हो सकती है, तब उसको थर्ड मानते हैं। आर किल्ड है तो बी की फॉर्म आर है और थर्ड फॉर्म किल्ड है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस है। अब ध्यान से सुनो, जितने भी हमने पैसिव वॉइस बनाए हैं अभी तक, क्लास वॉइस की पहली क्लास से लेकर अब तक, तो उसमें जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म निकाल रहे हैं तो मेन वर्ब से निकाल रहे हैं। अगर उसके अंदर एक ही वर्ब है तो ये पहली वर्ब से ही निकाल रहे थे हम। अगर उसके अंदर दो वर्ब तो लास्ट वाली, तीन है तो फिर भी लास्ट वाली से, और चार है तो फिर भी लास्ट वाली से निकालनी होती है हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एक ही वर्ब से, मेन वर्ब से बी भी निकलती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी मेन वर्ब जिस रूप की है, पहली फॉर्म है तो बी की पहली लगा देंगे, बेस फॉर्म है तो बी की बेस लगा देंगे, सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड लगा देंगे, आईएनजी में तो कंटिन्यूस में तो कंटिन्यूस बी की लगाएंगे, और इसी की थर्ड फॉर्म लगानी होते हैं मेन वर्ब की। तो कहने का मतलब है कि मेन वर्ब से दो वर्ब निकलती है। अगर पहले दो वर्ब दे रखे हैं तो वापस हम उसको एक वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे मेन वर्ब के अंदर। अब कैसे, द डियर्स आर किल्ड बाय द लायन, यानी हिरनों को किसके द्वारा मारा गया, शेर के द्वारा। अब ध्यान से देखो, जो बाय लगा के लाइन लिख रखा है, ये शुरू में द लाइन था क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है बाय लगा के, और जो द डियर्स था ये ऐसे कैसे बाद में था, ठीक है। अब देखो, अब बचा क्या है, ये दो वर्ब्स बचे, आर प्लस किल्ड, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, जो मेन वर्ब का रूप होता है, पहली दूसरी तीसरी जो भी, बी का वही रूप होता है। अब बी किस फॉर्म में दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब उसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थी, ठीक है। ध्यान से देखो, जो मेन वर्ब जिस फॉर्म की होती है तो बी की वही फॉर्म लिखनी होती है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे लिखनी होती है बाद में। तो बी की फॉर्म यहाँ पर फर्स्ट दे रखी है, तो इसका मतलब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थी। यानी हमें ऐसा पढ़ना है कि जो ये बी की वर्ब दे रखी है जो भी है उसका नाम लिखेंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो किल की फर्स्ट फॉर्म ही हमने एक्टिव वॉइस के अंदर लगानी है। इसको वापस देखना है इसकी तरफ, यानी ये किल खुद अपने बैक देखेगा कि मेरे से पहले क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है तो मैं फर्स्ट फॉर्म में था पहले एक्टिव वॉइस के अंदर। तो किल की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, किल होती है या फिर किल्स होती है, या फिर किल या फिर किल्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, लाइन, लाइन के साथ तो किल्स आना चाहिए क्योंकि लाइन सिंगुलर है। अगर यहाँ लाइन्स होता तो किल आ जाता, तो
द लायन किल्स द डियर्स। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ए पिग इज किल्ड विद एन एरो। सुअर को एक एरो के द्वारा मारा गया, एरो के साथ यानी तीर के साथ मारा गया। अब ध्यान से, तो ए पिग शुरू में दे रखा है, ये लास्ट में होगा ए पिग, ठीक है। अब इसके अंदर एन एरो लिख रखा है, एन एरो आगे था, ठीक है। अब जैसे बाय लगा के लिखा होता है, लेकिन एरो किसी निर्जीव वस्तु के साथ तो बाय नहीं आता, तो विद आया। जैसे उसके अंदर बाय एक्टिव वॉइस में गायब हो जाता है और पैसिव वॉइस में बाय आ जाता है, तो यहाँ पर भी विद गायब हो जाएगा, एन एरो आगे आएगा, ठीक है, एन एरो। अब यहाँ पर क्या बचा, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वहाँ पर इन दोनों, ये दोनों की दोनों वर्ब एक ही वर्ब से निकल के आई थी, तो किल अपने पहली वाली वर्ब की तरफ देखेगा तो ये कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो किल को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे किल्स, क्योंकि एरो है तो किल्स आएगा, एरोज होता तो किलर था। अनुष्का इज मैरिड टू विराट। अनुष्का की विराट से मैरिज हो जाती है, की जाती है, तो विराट आगे आ गया, ठीक है। अनुष्का ये बाद में चली गई। अब ध्यान से देखो, इज प्लस मैरिड, ए मैरिड पीछे देखेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैरी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मैरिज, विराट के साथ मैरिज, ठीक है। और ये मैरी के साथ हमेशा टू आता है, जैसे नो के साथ हमेशा टू आता है, तो विराट मैरीज टू अनुष्का, अनुष्का से शादी करता है, विराट अनुष्का से शादी करता है। द प्रॉब्लम वाज बीइंग सोल्ड बाय राम। अब बाय राम है, आगे राम हो गई, द प्रॉब्लम बाद में, ऐसे कैसे होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो तीन वर्ब लिख रखे हैं, हमें तो लास्ट की दो तीन वो मेन वर्ब से आई थी, बी प्लस वर्ब की तरफ। अब वॉज इसके साथ सूट होता है तो लगाओ, और राम के साथ वो चल जाएगा कि राम सिंगुलर तो वॉज भी सिंगुलर। अब इनको दोनों को समेट के एक बनाना है, तो सोल पीछे देखेगा कौन सी फॉर्म में, यानी थर्ड फॉर्म में पीछे देखेगी, ये आईएनजी में, तो सोल की आईएनजी होगी, तो सोल्विंग, तो राम वाज सोल्विंग द प्रॉब्लम, राम प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा था। द कार्स हैव बीन सोल्ड बाय हिम, द कार्स हैव बीन सोल्ड बाय हिम, जो कारें हैं उनके द्वारा बेची जा चुकी हैं। अब बाय हिम आगे आके ही हो गई, ठीक है, तो कि ही ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है और सब्जेक्टिव केस में ही है। और कार्स, द कार्स ऐसे कैसे हैं, और द कार्स ऐसे कैसे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हैव इसके साथ सूट होता तो करो, क्योंकि तीन वर्ब नहीं हमने लेनी होती है, हमें लास्ट की दो वर्ब की एक वर्ब बनानी होती है, तो ये फालतू वर्ब है, इसके साथ टच करेंगे तो कार्स था तो हैव आया, प्लूरल था, लेकिन इसके साथ तो हैव चलेगा। हैव की, हैव अपने में फर्स्ट फॉर्म है और हैज भी फर्स्ट फॉर्म है, तो उसी की फर्स्ट लगाने में सेकंड नहीं चेंज कर सकते, फर्स्ट की फर्स्ट ही रखनी। पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, तो है ही के साथ हैज आ गया। और सोल पीछे देखेगा थर्ड फॉर्म में लिखे हुए, तो सोल की थर्ड फॉर्म सोल्ड थी, तो ही हैज सोल्ड द कार्स। द लेटर इज नॉट रिटन बाय मोहन, लेटर मोहन के द्वारा नहीं लिखा जाता, बाय मोहन, मोहन बन गया, द लेटर, यहां पर द लेटर ही है, द लेटर। अब देखो, इज नॉट रिटन, यानी है तो दो ही वर्ब, है तो दो ही वर्ब, इज और रिटन। अब देखो ये नोट लगा हुआ है, नोट। अब देखो राइट, रिटन पीछे देखेगा, अगर हम इन दोनों को एक वर्ब बनाते हैं, रिटन, रिटन आप पीछे देखेगा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज, तो रिटन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट है, लेकिन नोट है। इन दोनों को मिलाकर अगर हमने एक ही वर्ब लिख दिया और डू ना लिखो, डू की फॉर्म डज ना लिखें, तो ये तो नोट किसके साथ आएगा फिर, क्योंकि नोट तो मेन वर्ब के साथ आता नहीं। अगर इन दोनों को मिलाकर हम एक वर्ब बना देते हैं तो नोट तो लगाना पड़ेगा उसके अंदर, और नोट तो मेन वर्ब, एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है, और नोट तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी है नोट के लिए, चाहे नोट पैसिव वॉइस में हो या फिर एक्टिव वॉइस में हो, तो नोट के साथ तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो रिटन की फर्स्ट फॉर्म क्या बना दी, राइट, और यहाँ पर क्या बनाएगा, डज, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा इंडेफिनिट के अंदर ही था, यानी जब दो वर्ब मिलकर एक बना देते हैं और नोट जरूरी है तो डू की फॉर्म लगेगी। अब डू की फॉर्म भी डू डज डिड तीन है, तो यहाँ पर देखो क्या है, फर्स्ट फॉर्म, इज फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में लगाना है, तो फर्स्ट फॉर्म में भी दो हैं, तो फर्स्ट फॉर्म में ही दो हैं, डू और डज, तो मोहन के साथ तो डज चलेगा, तो मोहन डज नॉट राइट ए लेटर। द होमवर्क वाज नॉट कंप्लीटेड बाय मी। अब जिसके पिछले वाला नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आ जाएगा, बाय मी आगे आई बन जाएगा, क्यों सब्जेक्टिव केस में तो आई रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है, तो वापिस सब्जेक्टिव केस में आया आगे तो आई हो गया। द होमवर्क सेम ऐसे कैसे। अब देखो वाज नॉट कंप्लीटेड, अब कंप्लीटेड वर्ब पीछे देखेगी तो वाज, ये तो सेकंड फॉर्म में भी की, तो सेकंड फॉर्म में आएगी, उसने लिख दिया कंप्लीटेड। अगर हम यहाँ पर कर दे कंप्लीटेड, तो फिर देखेंगे कि नोट किसके साथ लगाएं,
तो ऐसी स्ट्रक्चर तो डू वाली फॉर्म में होती है। तो डू की भी 3 है, डू डज डिड, तो कैसी लगाई, तो वॉज सेकंड फॉर्म है, तो डू की सेकंड आएगी डिड। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीटेड नहीं है, उसको 2 बार सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती, तो इसको काट देते हैं हम। तो ये वाला डी ऊपर उस साइड में आ जाएगा, क्योंकि याद करो हमने पिछली क्लास में किया था कि डिड जब हम काटेंगे एक्टिव से पैसिव में जाते वक्त, तो डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड नंबर आगे वाले वर्ब को देके चले जाएगी, तो कंप्लीटेड तब होता है। ठीक है, उसके अंदर कंप्लीटेड हो गया माना गया था, लेकिन ये तो वापस हम किस में चल रहे हैं, एक्टिव वॉइस के अंदर। तो यहाँ पर जब डिड आ ही गए तो इसको सेकंड फॉर्म बनाने की जरूरत है, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, ऐसा तुम पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त करते हैं। आई डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क। नबडी इज परफेक्ट इज सेड बाय द मॉन्क, यानी कोई भी परफेक्ट नहीं है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया, भिक्षु के द्वारा, मॉन्क साधु के द्वारा। अब ध्यान से देखो, ये सेड का मतलब कोई ना कोई कही गई बात है, किसी ने बोली है, किसने, संत ने बोली है, साधु ने बोली है। बाय द मंक आगे जाके द मंक हो गया, क्योंकि बाई तो बाद में आता है। अब देखो नोबडी इज परफेक्ट, ये कही गई बात है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी देखो ये नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, इज तो कही गई बात है, नोबडी इज परफेक्ट, तो ये ऐसे कैसे है, तो उसने कही है बात, तो मोंक। अब देखो इज सेड लिख रखे हैं, तो सेड क्या है, इसके पीछे देखेगा इज कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, तो सेड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेज हो जाएगी। वैसे से भी है, लेकिन मोंक तो सिंगुलर है, तो सेज ही आएगा। द मोंक सेज नोबडी इज परफेक्ट। साधु ने कहा कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। अब देखो विल यू कीप द सीक्रेट, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हेल्प वर्ब आ गया तो एक क्वेश्चन है। विल यू कीप द सीक्रेट एंड हेल्प अस, क्या तुम सीक्रेट बना के रखोगे और हमारी हेल्प करोगे। ओके, अब यहाँ पर देखो दो ट्रांसिटिव वर्ब है इसमें। विल यू कीप, क्या तुम रखोगे, क्या रखोगे, सीक्रेट, तो व्हाट का रिप्लाई है, तो ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है। हेल्प अस, हेल्प सहायता करोगे किसकी, यानी होम, किसकी हेल्प करोगे, अस यानी हमारी, तो दोनों ट्रांसिटिव है और ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, तो दोनों का ही पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। अब विल को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो क्लोज एंडेड के लिए तो आगे वर्ब होनी चाहिए, विल का विल। अभी तो कीप के बाद द सीक्रेट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, विल द सीक्रेट। अब ये जो कीप है विल सेल के बाद बेस फॉर्म होती है। अब देखो यू है, ये बाय यू करके यहाँ लिख दे, 1 मिनट इसको काट रखा है, 1 मिनट के लिए आप समझो कि ऐसा ठीक है, ये ठीक लिख रखा है। तो विल द सीक्रेट, कीप वर्ब की बेस फॉर्म है क्योंकि विल सेल के बाद बेस फॉर्म, तो बी की बेस फॉर्म बी और कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट। अब बाय लगा के यू लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, एंड और कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, यानी सब्जेक्ट आता है कंजंक्शन के बाद, कंजंक्शन के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, एंड लगा दिया। अब देखो हेल्प अस, अभी देखो देखने में तो ये एक ही है लेकिन अलग अलग सेंटेंस है, इसको ऐसे बोलते हो, विल यू कीप द सीक्रेट, क्या तुम सीक्रेट रखोगे, एंड विल यू हेल्प अस, यानी विल यू दोनों के अंदर कॉमन होता है, ठीक है, यानी क्या तुम सीक्रेट रखोगे और क्या तुम हमारी हेल्प करोगे, कहने का मतलब ये है। तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, क्या तुम सीक्रेट रखोगे और हम हमारी हेल्प करोगे। असल में तो अगर हम इसको विस्तार से लिखें, क्या तुम हम सीक्रेट रखोगे, अगर हम इसको विस्तार से लिखें तो ऐसे ही बनेगा, क्या तुम सीक्रेट रखोगे और क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख दिया गया, क्या तुम सीक्रेट रखोगे और हमारी हेल्प करोगे, ठीक है। एंड लगा के अब इसमें तो लगाना पड़ेगा। अब विल किसके साथ, यू के साथ विल है। अब यहाँ पर क्या है, ये अस है, अस सब्जेक्ट में वी बन जाता है और आई वी के साथ शैल आएगा, तो शैल वी। अब हेल्प बेस फॉर्म है तो बी और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अब ये बाय यू इधर भी आएगा क्योंकि ये पूरा सेंटेंस है, इसका भी इसके अंदर ये भी कॉमन है यू, तो यू इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है और यू इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट था, तो दोनों का अलग अलग 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, तो हम एक ही बार लिखते, तो पहले वाले को काट देते हैं। क्यों, बाद वाले क्यों नहीं काटा, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर खत्म होता है तो लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इसको काटना पड़ेगा। अब वैसे भी देखो हिंदी में बार बार ये वर्ड बोलना कितना रूड लगेगा, विल द सीक्रेट बी केप्ट बाय, क्या तुम्हारे द्वारा सीक्रेट रखा जाएगा और क्या तुम्हारे द्वारा हमारी हेल्प की जाएगी, तो तुम्हारे द्वारा 2 बार लिखने की जरूरत है, तो एक ही बार आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पर सेल, यहाँ पर विल, तो यहाँ पर जब यहाँ एक विल से काम चल गया, विल यू से, तो यहाँ पर क्यों नहीं चला, चल जाता है यहाँ एक ही विल से काम, लेकिन यहाँ यू के साथ तो विल आता है और आई वी के साथ सेल आएगा, लेकिन हमें पता है कि आई और वी के साथ तो सेल आता है
और बाकी सबके साथ विल आता है, तो यू के साथ तो विल आया। अब यहाँ पर अस है, यहाँ पर वी बनेगा, तो वी के साथ तो सेल आना चाहिए, तो दोनों अलग अलग वर्ब हो गई। वी के साथ तो सेल आना चाहिए, और दोनों अलग अलग वर्ब होगी तो अलग अलग दिखानी पड़ेगी विल और सेल। इफ यू कैनॉट कन्विंस दैम, अगर तुम उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते, यू कैन इग्नोर दैम, तो सकते हो। अगर तुम उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते तो उनको इग्नोर कर सकते हो। अभी देखो, इफ यू कैन नॉट कन्विंस, अगर तुम प्रभावित नहीं कर सकते किसको, होम, किसको नहीं प्रभावित कर सकते, दैम, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हुई, जो अंडरलाइन है ट्रांसिटिव वर्ब है, कन्विंस भी ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट है तो ये भी आगे आएगा, इसका भी पैसिव वॉइस अलग बनेगा। और यू कैन इग्नोर, तुम इग्नोर कर सकते किनको, होम, किसको या किनको, किसको इग्नोर, उन्हें, तो दोनों का ही पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। अब इफ तो ऐसे कैसे, क्योंकि कंडीशन सेंटेंस के अंदर इफ आगे रहेगा, पैसिव वॉइस में हो या एक्टिव वॉइस में हो, कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल मतलब शर्त वाले वाक्य। इफ, अब कन्विंस के बाद दैम है, दैम आगे दे बन गया, ठीक है। इसके बाद ये कैन है, कैन का कैन आएगा, विल सेल की तरह है, हमें सब्जेक्ट तो देखना नहीं होता, पीछे भी हमने किया था। कैन तो किसी के साथ भी, कैन कुड में, माइट मस्ट किसी के भी साथ आ जाते हैं, सब्जेक्ट चेंज होने से ये चेंज नहीं होते। विल और सेल चेंज हो जाते हैं, विल और सेल चेंज हो जाते हैं। इफ दे कैन नॉट, अब विल सेल के बाद भी बेस फॉर्म आते हैं और कैन कुड के बाद भी बेस फॉर्म, कन्विंस बेस फॉर्म है, तो बी की बेस फॉर्म क्या है, बी, कैन के बाद नोट, ऐसे कैसे, बी की बेस फॉर्म बी है और कन्विंस की तरफ हम कन्विंट, अब यू को बाय यू लिखेंगे, लेकिन दो बार ही है तो एक बार हमने काट दिया, कॉमा ऐसे कैसे, यू कैन इग्नोर दैम, दैम दे हो गया, कैन, कैन के साथ बी, क्योंकि इग्नोर बेस फॉर्म है तो बी की बेस फॉर्म बी, और इग्नोर की तरफ हम इग्नोर्ड, और बाय यू, दोनों सेंटेंस का नाम का एक ही बाय यू आ गया, ठीक है। अगर तुम्हारे द्वारा उनको कन्विंस नहीं किया जा सकता तो तुम्हारे द्वारा उनको इग्नोर किया जा सकता है। वट डू द स्टूडेंट्स से इन दिस सिचुएशन, ये कह रहे कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इस सिचुएशन में। वट डू द, अब देखो वट अपने आप में क्या है, तो वट का रिप्लाई तो ट्रांसिटिव होएगा, ठीक है, तो ट्रांसिटिव वट। अब यहां पर क्या है, डू की फॉर्म लगी हुई है, डू की फॉर्म पैसिव वॉइस में तो आएगी नहीं, ये एक्टिव वॉइस में, तो यहां पर कटेगा, तो ये डू अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आगे वाली वर्ब कौन सी है, से, तो जिसको ये अभी, ये पहले तो ये बेस थी, अब ये फर्स्ट मानी जाएगी क्योंकि डू तो कट गया और बेस फॉर्म दूसरे नंबर पे आती है। अब ये डू कटने से ये फर्स्ट फॉर्म हो गई क्योंकि पहले नंबर पे फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो वट के बाद ऊपर वर्ब दे रखी, तो नीचे भी उसके बाद वर्ब भी आनी चाहिए, स्ट्रक्चर सेम ही रहता है पैसिव वॉइस में। वट, अब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज, वट के साथ तो इज लगेगा, वट सिंगुलर होता है तो वट के साथ इज लगता है। वट इज, अब से की तरफ हम सेड, ठीक है। अब इन दिस सिचुएशन सेम ऐसे कैसे, और बाय द स्टूडेंट्स, अब इन दिस सिचुएशन बाद में नहीं लिख सकते, लिख सकते हो लेकिन ज़्यादातर इसको मायने रखता है क्योंकि बाय प्लस ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में ही लिखना होता है। मजबूरी में एक आधा सेंटेंस ऐसे आ जाता है कि हम उसको बाद में लिखना होता है, लेकिन बाय प्लस ऑब्जेक्ट जितना पॉसिबल हो बाद में लगाया जाता है। व्हाट डू द स्टूडेंट्स से इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स के द्वारा क्या कहा जाता है। व्हाट ही सेज, ही डज, जो, अब देखो यह व्हाट का मतलब क्या नहीं है, व्हाट का मतलब क्या नहीं है क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट दे रखे हैं, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट दे रखा है तो इसका व्हाट का मतलब जो जाएगा यहाँ पर, जो। व्हाट ही से, जो वह कहता है, ही डज वह करता है। अब देखो सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज, अब से की तरफ हम सेड, बाय लगा के हिम, ठीक है। अब यहाँ कटेगा क्योंकि दो बार हिम आएगा। अब आगे द ही डज, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज आ गया और डू, डज की थर्ड फॉर्म यानी डू की थर्ड फॉर्म डन, बाय लगा के हिम लगा दिया क्योंकि यहाँ पर भी ही है यहाँ पर भी ही है तो बाय हिम दोनों का इकट्ठा लगा दिया हमने। व्हाट ही सेज, जो वह कहता है, ही डज वह करता है, जो भी उसके द्वारा कहा जाता है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। द बॉय पेंटेड द हाउस ग्रीन, लड़के ने हाउस को ग्रीन पेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर द बॉय पेंटेड, व्हाट का मतलब क्या, घर को कलर कर दिया, और ग्रीन कैसा कलर कर दिया, तो हाउ का रिप्लाई है, इसका मतलब ये तो इंटरेस्टिंग वर्ब है, इसको तो हम आगे ले जा नहीं सकते, तो व्हाट का रिप्लाई जो द हाउस है यही आगे आएगा, द हाउस। अब पेंटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड वाज आ गया और पेंटेड थर्ड फॉर्म लगा दी, पेंटेड, और ग्रीन इसके बाद में लगा दिया, और बाय द बॉय, ठीक है।
क्योंकि बाय द बॉय पीछे सबसे पीछे लगाना होता है, क्योंकि बाय द बॉय सबसे लास्ट में लगाना होता है, तो ग्रीन का ग्रीन। हाउस को लड़कों के द्वारा रंगीन पेंट किया गया है। इंट्रांसिटिव वर्ब को सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। अब इंट्रांसिटिव है जो वर्ड्स, इंट्रांसिटिव शब्द है ये, ठीक है। यहाँ पर पेंटेड है, ट्रांसिटिव वर्ब का भी आंसर दे दिया और इंट्रांसिटिव का भी। पेंटेड व्हाट का रिप्लाई तो हाउस, पेंटेड कैसा पेंट कर दिया तो ये हाउ का रिप्लाई है, ठीक है। तो दोनों प्रकार से काम कर रही है, तो ग्रीन वाला आगे नहीं आएगा, तो ट्रांसिटिव वाला हाउस आगे आएगा, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ड को सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। सब्जेक्ट तो ट्रांसिटिव वर्ड ही बनेगा, द हाउस। अब रवीना हैज सीन दिस पिक्चर लास्ट मंडे। पिछले ही संडे रवीना ने यह पिक्चर देखी है। रवीना हैज सीन व्हाट, क्या देखी है, दिस पिक्चर, कब, व्हेन, लास्ट, व्हेन का रिप्लाई है लास्ट मंडे, तो ये तो आगे आएगा नहीं। अब व्हाट का रिप्लाई क्या देखा है, दिस पिक्चर आगे आएगा। यहाँ मूवी लिख दिया तो यहाँ पर पिक्चर ही है, एक ही बात है। चलो दिस पिक्चर यानी दिस पिक्चर हैज इसके साथ सूट होता है, तो हैज का हैज लगा दिया। सीन, अब देखो सीन वर्ब एक ही वर्ब है ये, मेन वर्ब, उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो इसी से बी की थर्ड फॉर्म बीन है और इसी की थर्ड फॉर्म सीन है ये। द मूवी हैज बीन सीन लास्ट, ये वीक कर दिया, ये मंडे है, लास्ट मंडे बाय रवीना, ठीक है। पिछले मंडे रवीना के द्वारा यह मूवी देखी गई है। ही डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूज़पेपर्स, वह न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब देखो यहाँ पर कई बार मैंने जब शुरू में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरू किए थे पहली क्लास से, बिल्कुल वॉइस 1, तो उसके अंदर बताया था कि अगर डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको एस्केप भी कर सकते हैं हम। बाई प्लस जो डूअर लगाना होता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाना, तो उसको हम गायब भी कर सकते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूज़पेपर्स, वह अखबार बांटता है, तो न्यूज़पेपर्स आगे आ गए। अब ये डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रांसिटिव वर्ब है, वह बांटता है, क्या बांटता है, व्हाट पर न्यूज़पेपर, तो आगे आएगा। न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो न्यूज़पेपर है तो फर्स्ट फॉर्म में आर आ जाएगा, इज नहीं आएगा। आर डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बाय लगा के हिम लगा भी सकते हैं, नहीं भी। कई बार पेपर में होता है कि ऐसा बाई प्लस डूअर नहीं लगाया होता, तो ऐसा लिख देते हैं, तो उसको गलत मत मानना, क्योंकि बाई प्लस डूअर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो उसको पेपर में गायब भी किया जा सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ही डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूज़पेपर्स, वह अखबार बांटता है, अखबार बांटे जाते हैं, न्यूज़पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, अखबार बांटे जाते हैं। अब कोई तो बांटेगा ही, तो वह लिखने की क्या जरूरत है। द वेंडर सेल्स वेजिटेबल्स, व्हाट का रिप्लाई है, क्या बेचता है, वेजिटेबल, तो ट्रांसिटिव वर्ब है, तो ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव वर्ड है शब्द और ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो ट्रांसिटिव वर्ड आगे आए, यानी जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बने वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स है तो आर आएगा, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। अब आर कैसे है, तो सेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी की फर्स्ट आर लगेगी इसके साथ, आर सोल्ड, वेज सब्जियां बिकती हैं या फिर बेची जाती हैं। बाय द वेंडर लिखना तो लिख दो, क्योंकि सब्जी वाला ही सब्जियां बेचेगा, दूध वाला थोड़ी सब्जियां बेचेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब्स। डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब जब दो ट्रांसिटिव वर्ब दे रखी है, एक दो एग्जांपल हमारे पीछे भी आए थे डायरेक्ट ट्रांसिटिव, लेकिन यहाँ पर भी देखो, शी गेव उसने दी, किसको दी, बुक्स, अस यानी किसको, वट है हूँ मतलब किसको होता है, या फिर किसे दी, हमें। शी गेव बुक्स वट, शी गेव उसने दी, क्या दी, बुक्स, यानी गेव के ऊपर दोनों के दोनों आंसर आ रखी, हमें बुक दी और हमें क्या दी, बुक, किसको बुक दी, तो किसको रिप्लाई, अस है, क्या थी, क्या दी, तो बुक्स, तो क्या का रिप्लाई है, तो दोनों क्या है, ट्रांसिटिव है। इसका मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट आगे ले जा सकते हैं, अस को भी आगे वीक बना सकते हैं और बुक्स को भी आगे ले जा सकते हैं, तो डायरेक्ट ट्रांसिटिव हो गया। तो दो प्रकार से पैसिव बन सकते हैं इसके। सी गेव अस बुक्स, अब पहले जो ऑब्जेक्ट 1 है, नीचे ऑब्जेक्ट, दोनों ही इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ट्रांसिटिव वर्ब है ये गेव। तो पहले हम अस से उठाते हैं, अस ऑब्जेक्टिव केस में, तो आगे तो वी बनेगा, वी। अब गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वर, ठीक है। वॉज भी है तो, लेकिन वी तो प्लूरल है तो वर लगेगा, वर। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, यानी गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। द बुक्स, अब जो बच गया वो तो ऐसे कैसे लगाएंगे, वी वर गिवन द बुक्स, हमें बुक दी गई बाय हर, उसके द्वारा, हमें बुक दी गई उसके द्वारा। द बुक्स, अब देखो द बुक्स आगे लगा, द बुक्स, अब ये वी भी प्लूरल था तो बुक्स भी प्लूरल, तो वर आ गया, तो गिवन का गिवन। अब टू अस, हमको, द बुक्स वर गिवन अस नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, तो हमें दी गई, हमको दी गई, तो टू अस, तो यहाँ टू लगाना बहुत जरूरी है, टू अस, हमको दी गई। यानी अगर हम वी आगे लगाए तो बुक्स से पहले तो नहीं आएगा टू, बुक्स को थोड़ी देगा, क्योंकि टू वहाँ पर आता है जो सजीव वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में
डायट्रांसिटिव में टू वहाँ पर आता है जहाँ पर सांस लेने वाला सब्जेक्ट हो, सांस लेने वाला यानी सजीव वस्तुएं हो, ठीक है, जैसे इंसान, जानवर। द बुक्स वर गिवन टू अस, हमको बुक्स दी गई बाय हर, उसके द्वारा। द सेलर रिफ्यूज्ड देम द टिकट्स, बेचने वाले ने मना कर दिया, किसको मना कर दिया? होम रिप्लाई देम, क्या मना कर दी? टिकट, टिकट देने से मना कर दिया। तो देम से बन जाता, देम आगे दे बन जाएगा, आगे दे। अब रिफ्यूज सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड वर, रिफ्यूज की थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड। द टिकट्स ऐसे कैसे जो बच गया, और बाय द सेलर लास्ट में। द टिकट्स उठा, द टिकट्स वर ऐसे कैसे, रिफ्यूज्ड टू देम, अब उनको तो टू देम लगा दिया, सजीव है मतलब लिविंग थिंग्स है, इंसान को मना किया होगा ना, और बाय द सेलर। हाफ पैसिव सेंटेंस, यानी कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आधे पैसिव वॉइस में दे रखे होते हैं और आधा एक्टिव वॉइस में। तो जो एक्टिव में होते हैं उसको हम पैसिव में करना होता है, जो पैसिव होते हैं उसको एक्टिव में करना होता है। कृति सॉ दैट, कृति ने देखा कि द शूज वर नॉट बॉट, जूते नहीं खरीदे गए थे। कृति ने क्या देखा? जूते नहीं खरीदे गए थे। अब यहाँ पर देखो, कृति सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद अलग सेंटेंस शुरू हो जाता है। कंजंक्शन की ये पहचान होती है कि कंजंक्शन की जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखा होता है। तो कृति ने देखा कि यहाँ कृति सा, यहाँ एक एक्टिव वॉइस है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। दैट के बाद वर है, जो वर बी की सेकंड फॉर्म है और बोट बाई की थर्ड फॉर्म है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। जो कृति सा एक्टिव वॉइस है उसको तो पैसिव बनाना है, इसको तो बनाना है पैसिव और इसका बनाना है एक्टिव। तो कृति ने देखा, अब पहले ये देखते हैं कि ट्रांसिटिव है, सा है, जो ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है। कृति सा, कृति ने देखा, क्या देखा? उसने शूज देखे या फिर वर नॉट बॉट, ये जूते नहीं खरीदे गए, ये सारी चीज़ देखी है। उसने देखा कि जूते नहीं खरीदे गए थे, यानी कृति ने देखा कि, क्या देखा? ये सारी चीज़ कृति ने देखी है कि जूते नहीं खरीदे गए थे। शायद कृति दुकान वाली है कि उसने देखा कि उसका कोई भी जूता किसी ने नहीं खरीदा था, जूते नहीं खरीदे गए थे। तो इतनी बड़ी बात है, जो ये सारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या होती है? वर्ब, और वर्ब के बाद जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये कंजंक्शन के बाद ये सारा सारा ऑब्जेक्ट है, यानी मेन वर्ब के बाद सारा ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप दैट लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो कंजंक्शन होता है वो कंजंक्शन ही रहेगा। तो मेन वर्ब के बाद ये सारा ऑब्जेक्ट है। द शूज वर नॉट बॉट, यानी कृति ने देखा, क्या देखा? व्हाट, क्या व्हाट का रिप्लाई है कि जूते नहीं खरीदे गए थे। कृति ने देखा, क्या देखा? जूते नहीं खरीदे गए थे। तो ये सारी की सारी बात ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा। अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आगे कैसे लिखेंगे? अब इतनी, ये तो एक बात है, यानी एक घटना है, उस घटना के लिए हम इट यूज करते हैं। कृति ने देखा, क्या देखा? जूते नहीं खरीदे गए थे, तो हम इसका ये बनाए कि कृति के द्वारा यह देखा गया था, इट, यह देखा गया कि किसी ने भी उसके जूते नहीं खरीदे। ठीक है, यानी इट लिखने से ये बात छुपेगी नहीं, वो बाद में भी बोल रखी उसने कि कृति के द्वारा यह देखा गया कि जूते किसी ने नहीं खरीदे, यानी कृति ने देखा कि जूते किसी के द्वारा नहीं खरीदे गए। ठीक है, तो कृति ने यह देखा, क्या देखा, और उसके बाद भी हमने लिख दिया। तो इसका पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा? अब ये देखा, ये आगे लेके आएंगे। इतनी बड़ी बात रिपीट करनी बहुत मुश्किल होती है, तो उसके नाम का इट लिखते हैं, इट। अब सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब है अलग सेंटेंस के अंदर, दैट से पहले अलग सेंटेंस है कंजंक्शन से पहले। तो सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड वॉज हो गया, इट सिंगुलर होता है तो वॉज सिंगुलर, दो बार लिखा गया, इट वॉज। अब जो शाह की थर्ड फॉर्म है शीन, बी की सेकंड फॉर्म वॉज और शाह की थर्ड फॉर्म शीन, इट वॉज सीन, किसके द्वारा? बाय कृति, कृति के द्वारा यह देखा गया। दैट की, दैट का मतलब होता है की। द शूज वर नॉट बॉट, जूते नहीं खरीदे गए थे। अब देखो, जूते नहीं खरीदे गए, अब खरीदने वाला कौन है? अब इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा, उसके अंदर देखो ये अलग सेंटेंस है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा है, क्योंकि द शूज यहाँ सब्जेक्ट है, वर नॉट बॉट, वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और बॉट है मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं या फिर एक्टिव से पैसिव लेके आते हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ताकि हम क्या सब्जेक्ट बनाएंगे? तो जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा सब्जेक्ट नोबडी। नोबडी का मतलब है कि कोई भी इंसान, जूते किसी ने नहीं खरीदे, किसी ने भी नहीं खरीदे, मतलब किसी इंसान ने नहीं खरीदे, तो नोबडी इंसान के लिए होता है कि किसी ने नहीं।
ठीक है। अगर कोई जूता खरीदता तो नबडी की जगह समवन होता कि किसी ने जूते खरीदे, समवन बॉट द शूज, लेकिन किसी ने नहीं खरीदे तो नोबडी बॉट द शूज। अब ये बॉट द शूज कैसे है, बॉट क्या है, जो ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन वर्ब से निकलते हैं, तो मेन वर्ब ने पीछे देखा बॉट ने कि ये बी की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, तो ये पहले सेकंड फॉर्म में होगी, तो बॉट की सेकंड फॉर्म बॉट ही होती है, यानी बाई बॉट, बॉट खरीदना। तो बॉट और द शूज ऐसे कैसे, तो खरीदे देखा कि जूते नहीं खरीदे गए, इतिहास खरीदे के द्वारा देखा गया कि जूते किसी ने नहीं खरीदे थे। शेकर स्कोल्डेड देम हु वर लेट, शेकर ने धमकाया, स्कोल्ड का मतलब धमकाना, स्कोल्डेड किसको धमकाया, देम हु वर लेट, वो जो लेट थे, यहाँ पर अकेला ऑब्जेक्ट नहीं है, देम यानी उनको धमकाया जो लेट थे, तो ऐसे कैसे आगे रह गए, यानी देम को दे बना देंगे, हु वर लेट ऐसे कैसे, जो लेट थे। अब यहाँ पर नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, वर्ब, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस, जैसे आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था, इसका पैसिव वॉइस थोड़ी बनेगा, ठीक है, कि मेरे द्वारा स्टूडेंट था, नहीं, आई दे वर गर्ल्स, वे लड़कियां थी, उनके द्वारा लड़कियां थी, तो वर इसका क्या नहीं होता, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं लिंकिंग वर्ब। हु वर, दो दे हु वर लेट, वे जो लेट थे। अब स्कोल्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड वर, स्कोल्डेड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड बाय शेखर, यानी वे जो लेट थे उनको शेखर के द्वारा धमकाया गया। हिंदी के हिसाब से भी बहुत फिट बैठता है। आई नो, मैं जानता हूँ, एंड विल टेल द ट्रूथ फुल वेल, मैं जानता हूँ, वट क्या जानता है, द ट्रूथ सच जानता है, और विल टेल और बता दूंगा, क्या बता दूंगा, ट्रूथ, ठीक है, यानी वट का रिप्लाई, आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, वट का रिप्लाई ट्रूथ है, विल टेल और मैं बता दूंगा, क्या बता दूंगा, वट का रिप्लाई ट्रूथ है, फुल वेल पूरी तरह से, यानी मैं जानता हूँ और मैं सबको बता दूंगा सच, तो डाई ट्रांसटिव दोनों ट्रांसटिव है ये, तो दोनों का पैसिव वॉइस बनना चाहिए। अब देखो आई नो क्या जानता है, ट्रूथ, दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है, आई नो द, इस अब देखो दो सेंटेंस को मिला के एक बनाया गया, आई नो द ट्रूथ मैं सच जानता हूँ, एंड आई विल टेल द ट्रूथ, ठीक है, मैं सच बता दूंगा, तो आई सब्जेक्ट दोनों में है, तो द ट्रूथ ऑब्जेक्ट आगे आ गया द ट्रूथ। अब नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये बेस नहीं मानेंगे इसको क्योंकि पहले नंबर पे है, ये अलग सेंटेंस है और आगे अलग सेंटेंस शुरू हो गया था, एंड के बाद एंड कंजंक्शन, उसके बाद सेंटेंस अलग शुरू हो जाता है, दैट एंड हो गया, ठीक है, बिकॉज हो गया, इफ हो गया, इनके बाद अलग सेंटेंस शुरू हो जाते हैं। आई नो मैं जानता हूँ, तो द ट्रूथ, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज, ट्रूथ के साथ तो इज आएगी, और नो की थर्ड फॉर्म नोन, टू। अब नोन, नो न्यू नोन, इन नो की फॉर्म के साथ टू हमेशा लगता है, ये सेंटेंस बहुत बार है कि नो के साथ टू लगता है, और एंड ऐसे कैसे एंड, और देखो विल, अब देखो द ट्रूथ आगे आ गया, तो आई के साथ तो विल सेल आता है, विल है क्योंकि यहाँ पर भी है कॉपी है, यानी यहाँ पर कॉमन ले रखे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉमन है, आई नो एंड आई विल ऐसा था, लेकिन अब सब्जेक्ट ट्रूथ बन गया तो ट्रूथ के साथ तो सेल आएगा, ठीक है, तो इधर भी लगा तो आई सेल, यानी द ट्रूथ सेल, द ट्रूथ इज नोन टू, एंड सेल, सेल के बाद बेस फॉर्म टेल अपने में बेस फॉर्म है, तो बी की बेस फॉर्म बी और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, फुल वेल जो बच गया ऐसे कैसे, और बाय आई का बन जाएगा मी, यानी मेरे द्वारा सच जाना जाता है या फिर जाना गया है, और मेरे द्वारा बताया जाएगा सारा का सारा सच। अब आपके यहाँ पर एक्टिव वॉइस वैसे समाप्त हो जाते हैं, फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर जो नहीं आने चाहिए थे लेकिन फिर भी आ जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और फ्यूचर के कंटिन्यूस का भी नहीं बनेगा, और उसका भी हमने रीज़न देखा था कि ये क्यों नहीं बनेगा। फिर भी एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन दे रखे होते हैं और उसमें दे रखा होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर का कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस चेंज करो, और ऑप्शन में भी कहीं नहीं दे रखा होता कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबोव, और सीधी डायरेक्टली क्या कर देते हैं वो पैसिव वॉइस उसका बना देते हैं, लेकिन वो ये नहीं लिखते कि ऐसा नहीं बनता। तो मैंने आपको पहले कि क्या क्यों नहीं बनता उसके लिए हमें बना के हमने डिस्कस किया था उसके बारे में, जैसे राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो
तो हम कहते हैं द क्रिकेट या फिर क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड, क्योंकि मेन वर्ब आईएनजी में तो बी की आईएनजी, तो हैज़ बीन पहले था और उसके बाद बीइंग भी लगेगा, तो बीन और बीइंग दोनों सेम वर्ब नहीं आ सकती, तो बी जैसे दिखने वाले नहीं आते तो इसका नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर दे रखा था कि राम क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय राम सिंस मॉर्निंग, और ऐसे ही थोड़ा मतलब एक सेंटेंस ऐसे लिखा होता है जो सही वाला होता है और बाकी गलत होते हैं, लेकिन उन ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि इनमें से कोई नहीं, अंदर अदरवाइज तो आंसर तो वही बनेगा, वैसे तो आंसर वही बनेगा कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन फिर भी नहीं लिखा होता उसके अंदर, तो हमें यही आंसर मान के चलना है। ठीक है, कि दो वर्ब नहीं आती ये क्वेश्चन नहीं है कि इनमें से बनेगा कौन सा, अगर ये इसको ग्रामेरियन उसको सही ठहराते तो कौन सा बनता, तो यही बनता। ठीक है, अगर ग्रामेरियन बोलते कि बी जैसे दिखने वाली दो वर्ब आ सकते तो यही तो बनेगा उसका, उन्होंने बाद में इसे इनकरेक्ट साबित कर दिया तो वो अलग बात है, लेकिन बनता तो यही, तो यही उत्तर मान के चलना है हमें। बस यहीं तक थे, तो आपका वॉइस ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।